हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपने घरों पर होंगे और सेफ़ होंगे। जैसे कि आपको पता है अभी कोरोना चल रहा है, तो उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों पर होंगे और सेफ़ रहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सीक्वेंस हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास का, तो उसके अंदर हमने सेकंड चैप्टर किया था, थर्ड किया था, फोर्थ किया था। उसी सीक्वेंस में आज हम अपने फिफ्थ चैप्टर को लेके आए हैं। एंड सॉरी गाइज कि लास्ट 2 दिन के अंदर मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया, पर अब से कोशिश करूँगा कि मैं डेली वीडियो डाल पाऊँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे क्या क्या है, मैंने अपने आप को डिस्प्लेस किया है, मतलब जहाँ मैं था वहाँ से मैं डिस्प्लेस हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं लगा। तो कोई नहीं गाइज, अब से हम डेली वीडियो ज़रूर बनाएंगे और एनसीईआरटी का आपको कंप्लीट सेशन में यहाँ पर करवाऊँगा। पहले पूरी एनसीईआरटी करेंगे, फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाहर से भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलो इसी दौरान अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ गाइज, जो फर्स्ट टाइम इन वीडियोज़ को देख रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ऐसे ही आपको मैथ्स भी करवाया जाएगा और आपको आगे जीएस वगैरह के भी पोर्शन को मैं यहाँ पर डिस्कस करवाना स्टार्ट करवा दूंगा टीचर्स से, और टीचर्स से नहीं तो मैं खुद भी कर लूँगा। ठीक है, ये वीडियोज़ आपके लिए नीट के लिए और एनडीए वगैरह के लिए, वो थंबनेल से आपको पता चल जाता है। एयरफोर्स का मतलब जहाँ पे भी फिजिक्स एडवांस में आएगी वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि गाइस देख पा रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है लॉज ऑफ मोशन। हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अनुसार आप समझ पा रहे होंगे नाम से ही कि हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, कि कोई भी चीज़ जो जब चलती है तो उस पर कौन कौन से लॉज लगते हैं, कौन कौन से ऐसे लॉज हैं नेचर के, कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो वहाँ पर हमें स्टडी करने होते हैं। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। दिस शो दैट द एक्सटर्नल एजेंसीज ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बॉडी इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस। भाई यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है कि अगर किसी पत्थर को आप ऊपर से नीचे डालते हो तो उस पर कौन सी फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशन लगेगी। और यहाँ से हमें पता लगता है कि जो ग्रेविटेशनल है मैग्नेटिक फोर्स है वो कुछ दूरी से भी, मतलब एक डिस्टेंस के ऊपर भी क्या कर सकती है, एक दूसरे पर इफेक्ट डाल सकती हैं। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इफेक्ट डाल सकती है। तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट आए थे वो कौन आए थे, एरिस्टोटल आए थे। ठीक है, एरिस्टोटल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, लॉज ऑफ मोशन के अनुसार जो मोशन के लॉज हैं उनको बनाने की कोशिश की थी। तो एरिस्टोटल ने एक बात कही थी कि जब एक तीर को हवा में छोड़ा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने मार्क कर रखा है वो वाला एरिया, एन एरो शॉट फ्रॉम ए बॉज कीप फ्लाइंग सिंस द एयर बिहाइंड द एरो कीप्स पुशिंग इट। भाई जब तक तीर के पीछे की हवा उसे आगे की तरफ धकेलती रहेगी वो तीर आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। यहाँ पर एक आ गया। हाँ, ये आपने काफ़ी बार काफ़ी हॉलीवुड की मूवीज़ में भी देखा होगा, उनमें कहते हैं कि या आई विल टेक द क्लियर शॉट, कि मैं क्लियर शॉट ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अंदाज़ा लगा लेते हैं हवा उनके पक्ष में है या नहीं, ताकि वो बुलेट फायर करेंगे और हवा उस बुलेट को उस दूरी तक ले जा सकती है या नहीं। अगर नॉर्मली बुलेट फायर की जाए तो वो शायद ना पहुँचे, बट हवा के प्रेशर के साथ वो इतनी दूरी तक पहुँच सकती है, तो वो ऐसा अंदाज़ा लगा लेते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो भाई फ्रिक्शन के यहाँ पर कुछ बात की जाए तो फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है, फ्रिक्शन इसी चैप्टर में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी उसे क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन। इन शॉर्ट अगर मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बताना चाहूँ तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो क्या करती है, अपोज ऑफ मोशन। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो क्या करती है, अपोज ऑफ ए मोशन करती है। ठीक है, उसे कौन सी फोर्स कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। अपोज ऑफ मोशन जो फोर्स करेगी वो कौन सी होगी, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। जैसे कि बचपन में आपने देखा होगा कि जो बच्चा है उसको भी पता था कि अगर मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो ही मेरा व्हीकल क्या कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। अगर मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो ही मेरा व्हीकल क्या कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, जो अपोजिंग फोर्स होती है वो सॉलिड में किस नाम से जानी जाती है, भाई फ्रिक्शन के नाम से जानी जाती है, और लिक्विड में किस नाम से जानी जाती है, विस्कस फोर्स के नाम से जानी जाती है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि सॉलिड में इस फ्रिक्शन फोर्स को किस नाम से जाना जाता है, इस अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है, और लिक्विड में किस नाम से जाना जाता है, विस्कस फोर्स के नाम से जाना जाता है। अब लॉज ऑफ मोशन की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लॉ बनता है वो बनता है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बनता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। पहले इनर्शिया समझेंगे, इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया एक्चुअली एबिलिटी ऑफ ए बॉडी होती है। क्या होता है, एक बॉडी की एबिलिटी होती है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। किसी भी बॉडी की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, जिससे मैं क्या कर सकती है, अपोज क्या कर सकती है, वह अपनी जैसे स्टेट में। स्टेट मतलब क्या होता है, देखो यार, या तो वो चल रही होगी या वो किसी पोजीशन पर खड़ी होगी। दूसरा, उसके स्टेट में क्या चेंज लेके आ सकते हो। देखो स्टेट में कैसे कैसे चेंज आते हैं ये समझेंगे। देखो, अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसे हम रोक देंगे, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसे हम चला देंगे, कोई चीज़ इस तरफ जा रही है तो उसकी डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है,
कोई इस तरफ आ रही है तो उसकी डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो अपोज का मतलब क्या होता है, या तो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो या उसकी स्टेट ऑफ मोशन को। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है अगर वो रेस्ट पे है तो उसे मोशन में ले आओ, और मोशन में है तो रेस्ट पे ले आओ, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, एक बात ध्यान रखना, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्चुअली गैलीलियो के नाम से जाना जाता है। गैलीलियो लॉ के नाम के अनुसार किसे जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया वैसे तो हमें पता है कि किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, पर लॉ ऑफ इनर्शिया का जो बेस था वो किसने बनाया था, गैलीलियो ने बनाया था, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया की जो टोटल स्टडी थी वो किसने की थी, जो लॉ ऑफ इनर्शिया का जो बेस था या टोटल स्टडी थी वो किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। आप ये बात ध्यान रखेंगे। तो लॉ ऑफ इनर्शिया को किसके नाम से जाना जाता है, गैलीलियो के नाम से जाना जाता है। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, देखो भाई हमने समझा इनर्शिया क्या है कि जब तक किसी बॉडी, भाई कोई भी बॉडी अपनी एबिलिटी है, एक बॉडी की एबिलिटी है कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में, स्टेट ऑफ मोशन में या डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी, ठीक है। अब इसमें एक बात जोड़ दो कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगी, जीरो, जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगी, जीरो, तब तक वह अपनी उसी स्टेट में रहेगी। इसे क्या कहा गया था, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में कुछ नहीं है, लॉ ऑफ इनर्शिया में ये बताया गया है कि जब तक इनर्शिया जो है वो कब तक मेंटेन रह सकता है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स क्या रहे, जीरो रहे, तब तक इनर्शिया क्या कर सकता है भाई, मेंटेन रह सकता है। ये किस में बताया गया है, लॉ ऑफ इनर्शिया में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं वो आप समझेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर। देखो भाई लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर जो एग्जाम्पल हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं। कि देखो अब भी कोई भी इनर्शिया को एक्चुअली, हाँ, इनर्शिया का दूसरा नाम क्या होता है ये समझिए, रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया का दूसरा नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज होता है। ये आप यहाँ पर जान लेंगे कि रेजिस्टेंस टू चेंज किसे कहा जाता है, इनर्शिया का दूसरा नाम है। अगर किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रखना है, वही बात तो है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है क्या होना चाहिए, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के जो एग्जांपल है, देखो भाई जब भी बस, यहाँ पर बस ध्यान से सुनना है आप लोगों को, जब भी बस आगे की तरफ चलती है हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जो बस का सरफेस है उसके साथ हम किस में हैं, रेस्ट में हैं। पर जैसे ही बस चलने लगी तो बस का सरफेस भी किस में आ गया, मोशन में, बट हम किस में हैं, रेस्ट में हैं। तो हमारा इनर्शिया हमें क्या करता है, रेस्ट में रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगी ना अभी तक, हमारे ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितनी है, जीरो, इसलिए हम पीछे की तरफ गिरते हैं। ऐसे ही कंडीशन क्या होती है जब हम बस रुकती है आगे की तरफ गिरते हैं, क्यों, क्योंकि बस का फ्लोर तो रेस्ट पे आ जाता है पर अभी भी हम किस में हैं, मोशन में हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं। या फिर, और यहाँ पर पूछ लिया जाए किसके इनर्शिया की वजह से, तो ध्यान रखेंगे इनर्शिया ऑफ द, अगर पहले की बात की जाए कि जब बस चल रही थी और हम पीछे की तरफ गिरे तो वहाँ पर कौन सा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और जब बस चल रही थी, मतलब बस चल रही थी और ब्रेक मारे गए, बस चल रही थी और ब्रेक मारे गए और हम आगे की तरफ गिरे तो इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर बात की जाए किसी भी गद्दे को अगर पीटा जाता है तो उसमें से मिट्टी अलग हो जाती है, क्यों हो जाती है, वो होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्योंकि जो, और किनका, डस्ट पार्टिकल का, जैसे आपने गद्दे को पीटा, गद्दा हिलने लगा, उसके अंदर मोशन आ गया, बट जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल थे वो अभी भी किस में है, रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। If the net external force on a body is zero, its acceleration is zero. Acceleration can non-zero only if there is a net external force of the body zero. ये बात वहाँ पर मैंने अभी आपको बताई थी कि क्या कहा गया था, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया को ही क्या कहा गया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा गया है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, जो लॉ ऑफ इनर्शिया उसी को किस नाम से जाना गया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना गया है। और आपसे कोई पूछ ले तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जो मतलब बेस किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, या गैलीलियो लॉ के नाम से किसे जाना जाता है, फर्स्ट लॉ को जाना जाता है। ये आप बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं भाई। अब बात आती है यहाँ पर, ये थोड़ा सा आप रफली इसमें से गो थ्रू करेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जो जहाँ पर ज़्यादा बड़ी बात आएगी मैं आपको बता दूंगा। हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। न्यूटन सेकंड लॉ में एक वर्ड आता है मोमेंटम, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ में एक वर्ड आता है हमारे पास, क्या आता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है हम ये समझेंगे। मोमेंटम टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी को हम गुना कर दे तो वो किस में आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है। क्या आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। मोमेंटम क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम एक एक्चुअली क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मोमेंटम एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो मोमेंटम के यूज़ क्या है भाई। मोमेंटम का कितने बेहतरीन यूज़ होते हैं ये आप यहाँ पर देख पाएंगे
कि अगर देखो किसी बुलेट को बड़ी तेज़ी से छोड़ा जाता है, बड़ी तेज़ी से छोड़ा जाता है तो वो किसी आदमी के पार निकल जाती है। अगर उसी बुलेट को मॉडरेट स्पीड से छोड़ा जाए तो वो किसी इंसान को पार नहीं कर सकती। ठीक है, वैसे ही कोई भी फील्डर कैच करता है, किसी बॉल को कैच करता है तो कैच करने के बाद वो अपने हाथ पीछे की तरफ लेके जाता है। ठीक है, अपने हाथों को थोड़ा पीछे की तरफ खींचता है, क्योंकि उससे क्या होता है, जो चेंज इन मोमेंटम है, क्या है, जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम स्लोली आता है, टाइम के रिस्पेक्ट में कम होता है चेंज इन मोमेंटम। तो इससे क्या होता है, जो नेट फोर्स होती है वो कम लगती है। ये आगे समझ पाएंगे। देखो सेकंड लॉ के अनुसार क्या कहा गया है, जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। सेकंड लॉ में ये कहा गया है कि चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। अभी अभी आपने पता किया है कि मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करना चाहूँ, मास इंटू वेलोसिटी डी एम वी बाई डी टी करना चाहूँ तो भाई m क्या है, कांस्टेंट, m का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो मैं कह सकता हूँ फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेकंड लॉ एक्चुअली है क्या, सेकंड लॉ के अनुसार कहा गया है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। जो नेट फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के बराबर होती है। ठीक है, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये मैंने आपको प्रूव करके यहाँ पर दिखा दिया। मोमेंटम आपसे पूछा जाए तो मास इंटू वेलोसिटी। अब पूछ ले कि कोई भी खिलाड़ी अपने हाथ पीछे क्यों लेके जाता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होगा, तो जो नेट फोर्स उसकी हाथों पर लगेगी वो क्या लगेगी, कम लगेगी। वैसे ही जो जितना बढ़िया क्या होता है स्प्रिंटर होता है, मतलब जितने ज़्यादा उसका पिकअप होता है, वो जितनी तेज़ गति से भागता है उतना अच्छा लॉन्ग जंप ले सकता है, क्योंकि उसके पास मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। और मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स भी क्या लगा पाएगा, ज़्यादा लगा पाएगा जंप करते वक्त। ठीक है, ये 2-3 एग्जाम्पल है जिनमें से आप एक बार गो थ्रू करेंगे। अब बात आती है, हाँ देखो जो मैंने अभी भी आपको ऊपर बताया था वो यहाँ पर लिखा गया है। इसी लॉ से आप पता लगा सकते हैं अगर फोर्स जीरो है, ठीक है, अगर फोर्स जीरो है तो उसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। फोर्स जीरो है तो उसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। देखो भाई क्या बात होती है, हमने अभी भी पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बट मास नेवर बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो फोर्स जीरो कब होगी, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। कोई भी बॉडी अगर नहीं चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो उस पर लगने वाली फोर्स भी क्या है, जीरो है। क्लियर। अगर आप वेक्टर कंपोनेंट की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस के अनुसार फोर्स कितनी होती है, एम ए एक्स होती है, वाई एक्सिस के अनुसार कितनी होती है, एम ए वाई होती है। हाँ, ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, आपके वेक्टर कंपोनेंट है, एक्सेलरेशन के एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ क्या है, वेक्टर कंपोनेंट है। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, उस पर ध्यान देंगे। बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर से हैवी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एग्जिस्ट बाय द। भाई यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात की गई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का क्या रिटार्डेशन कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन, क्योंकि फाइनली तो गोली रुक गया ना। आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, पीछे वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाई गई थी। ठीक है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का जीरो रखो, तो यहाँ से ए निकाला तो कितना आ गया, माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, तो कितनी आ गई, -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डिंग फोर्स कितनी होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो रिटार्डिंग फोर्स कितनी हो जाएगी, 270 न्यूटन। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एम इज डिस्क्राइब बाय फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द। भाई एक इक्वेशन दी गई है, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पर दिखाई देख सकते हैं आप, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। फोर्स एक्टिंग, फोर्स निकालनी है तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले y का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, वो कितना आ जाएगा, u प्लस जी टी, फिर दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा, g आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, g के बराबर दी गई है। इन सम टाइम्स एनकाउंटर एग्जाम्पल, इम्पल्स की बात करते हैं भाई, फोर्स फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, इम्पल्स किसे कहते हैं, फोर्स फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, कम समय के लिए लगने वाली फोर्स को क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, जो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, बहुत कम समय के लिए, जैसे भाई बैट से बॉल को मारा जाए, अब कोई प्लेयर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो बैट से बॉल को मारेगा, तो भाई जब बैट और बॉल के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ बहुत कम टाइम के लिए होता है, बट फोर्स क्या होती है, एक अच्छी खासी फोर्स लगती है, तो उसे मैं वहाँ पर कौन सी फोर्स को कंसिडर किया जाता है, इम्पल्स को। ठीक है, एक बार देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, और हमें पता है फोर्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम।
ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ ना, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू टाइम। तो यहाँ से देखा जाए फोर्स इंटू टाइम किसके बराबर है, इम्पल्स, और यहाँ से देखा जाए तो फोर्स इंटू टाइम किसके बराबर, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज ऑन मोमेंटम और इम्पल्स भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात की जाए तो उसमें कहा गया था कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब समझेंगे, मान लो आपने किस पर इस तरफ फोर्स लगाया तो उसके द्वारा आप पर इस तरफ फोर्स लगाया जाएगा। मान लो आपकी फोर्स F1 थी और उसकी फोर्स F2 थी, तो इसमें कहा गया है कि F1 किसके बराबर होगा, माइनस F2। मतलब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। माइनस का साइन यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन को। डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, अपोजिट है, न्यूटन का थर्ड लॉ था। तो यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल बनता है कि अगर मैं किसी चेयर को अपनी तरफ खींचूँ तो वो चेयर मेरी तरफ क्यों खींच जाती है, अगर मैं किसी चेयर को अपनी तरफ खींचूँ तो वो चेयर मेरी तरफ क्यों खींच जाती है। जबकि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार कहा गया है कि दोनों के बीच में फोर्स इक्वल लगेगी। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या होता है, मान लो भाई हमारे द्वारा जो फोर्स लगाई गई है Fm से लिख लेते हैं, फोर्स ऑफ मैन, और चेयर की लिख लेते हैं Fc से, फोर्स ऑफ द चेयर। हमारा मास इंटू में हमारी एक्सेलरेशन, हमारी फोर्स के बराबर होगा। ऐसे ही चेयर का मास इंटू चेयर की एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, उनकी फोर्स के बराबर होगी। यहाँ पर हमारा मास क्या है, बहुत ज़्यादा है, हमारा मास क्या है, बहुत ज़्यादा है चेयर से, तो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, एटलीस्ट इतनी हो जाती है कि हम उसे देख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, ये एक्सेलरेशन इतनी कम हो जाती है कि हम उसे देख भी नहीं पाते हैं, इसलिए चेयर को आप हिलते हुए देख पाते हैं, खुद को नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, कुछ इनकी टर्मोलॉजी है वो आप देख लेंगे। अब बात करते हैं भाई मोमेंटम। उसने पूछा है कि इस केस के अंदर टू आइडेंटिकल बिल्डर बोर्ड स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल विद द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल एंड गेट रिफ्लेक्टेड। तो उसने कहा है कि मोमेंटम कितना होगा, एक्स एक्सिस के हिसाब से देखते हैं भाई। एक्स एक्सिस के हिसाब से इनिशियल मोमेंटम कितना आया mu, और फाइनल मोमेंटम भी कितना ले लिया, माइनस mu। वाई एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे कोई मोमेंटम है ही नहीं, मोशन है ही नहीं, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमारी जो एक्सेलरेशन वो क्या है, जीरो। तो वाई एक्सिस के अंदर इनिशियल मोमेंटम कितना, जीरो, फाइनल भी कितना, जीरो। एक्स का नेक्स्ट मोमेंटम कैसे निकालेंगे, एक्स का नेट मोमेंटम क्या निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आ जाएगा, -2mu। और ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखेंगे भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। ठीक है, और -2mu के बराबर होता है, जीरो के नहीं होता। और वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाता है, एक बार देखो डायरेक्शन का खेल है भाई यहाँ पे सारा, mu माइनस mu, क्योंकि किसी चीज़ को स्ट्राइक कर कर अगर वो वापस आ रही है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वहाँ पर माइनस साइन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या कहा गया है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मान लो ये बॉल है, ये एक बॉल है, ये दोनों आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद अलग अलग चल जाती हैं। तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो आफ्टर कोलिजन के हमेशा बराबर होगा। तो भाई मान लो पहली बॉडी का मास m1, उसकी वेलोसिटी u1, वैसे ही सेकंड बॉडी का मास m2 और उसकी वेलोसिटी u2। तो m1 वेलोसिटी u1 पहली बॉडी का मोमेंटम कोलिजन से पहले, और m2 u2 दूसरी बॉडी का क्या है, मोमेंटम टकराव से पहले। m1 v1 पहली बॉडी का मोमेंटम टकराव के बाद, और m2 v2 दूसरी बॉडी का मोमेंटम टकराव के बाद। तो ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये आपको यहाँ पर क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए। आगे बात करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कुछ नहीं होता यार, इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ से आप किसी चीज़ को ऑटोमेटिक, मतलब नेचुरली वहाँ से आप किसी चीज़ को नहीं हिला सकते। इक्विलिब्रियम उस स्टेट को बोला जाता है। बहुत आसान शब्दों में समझेंगे, मान लो एक टंकी में 50 लीटर पानी है और दूसरे में 20 लीटर पानी है। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। तो क्या होगा, इस टंकी से पानी इस तरफ चलना लगेगा, क्या करेगा, इस टंकी से पानी इस टंकी में जाने लगेगा, और जब तक जाएगा तब तक दोनों का पानी क्या ना हो जाए, बराबर। क्या ना हो जाए, बराबर। मतलब इसमें से 15 लीटर पानी कहाँ तक जाएगा, इसके पास जाएगा। जब दोनों में कितना हो जाएगा, 35 और 35 हो जाएगा, तब दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। मतलब अब इस वाली टंकी में से ना इसमें पानी जाएगा और ना इसमें से इसमें जाएगा। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। क्लियर हुआ इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज तो भाई नेट फोर्सेज कितनी हो जानी चाहिए, जीरो। किसी भी कंडीशन में इक्विलिब्रियम तभी होगा, टंकी के अंदर से पानी तभी तो होगा। अगर मान लो भाई 50 लीटर वाली टंकी में आपने मोटर लगा दी, फिर तो दोनों क्या चाहे 35 पानी हो चाहे कितना हो, बट
जो मोटर जिसके साथ लगाई गई है उसमें से पानी ट्रांसफ़र पक्का होगा, क्योंकि वहाँ पर आपने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, जो नेट फोर्स है, जितनी भी यहाँ पर फोर्सेज लग रही हैं उनका रिजल्टेंट कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए पहली कंडीशन होती है उनका रिजल्टेंट कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इस एग्जाम्पल का आप सोल्यूशन देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा ए मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय ए रोप। भाई 6 किलोग्राम का एक मास एक रस्सी से लटका दिया गया है, 2 मीटर उस रस्सी की लेंथ है। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है, बिल्कुल लग रही है। इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप, रोप के मिड पॉइंट पे लगाई जाती है। व्हाट इज द एंगल द रोप मेक विद द वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम सेटल करने के लिए कितना। देखो भाई, अगर मैं देखना चाहूँ तो उसने क्या कहा, ये रोप थी और ये इस पर फोर्स लगी, तो ये बीच में से स्लाइड होकर ऐसे होगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा है। अगर मैं नीचे की तरफ देखो 60 न्यूटन लगा है, अगर इसके ऊपर एज इट इज ऊपर की तरफ कौन सी लगेगी, क्या लगेगी, T2 लगेगी। ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी, T2, मतलब टेंशन सेकंड। ठीक है, जो फोर्स वेट के अपोजिट लगती है उसे टेंशन कहते हैं, जो वेट के अपोजिट जो फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते हैं भाई, टेंशन कहते हैं। ठीक है, किसी भी धागे या स्प्रिंग के अंदर खिंचाव लाने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है ओनली उसे टेंशन कहते हैं। तो भाई T2 किस तरफ लग रही है, T2 ऊपर की तरफ लग रही है और नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 60 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 न्यूटन। ठीक है, अरे सॉरी, T2 की वैल्यू 60 न्यूटन नहीं होगी, T cos थीटा, ये यहाँ पर आप देख भी पाएंगे, T1 cos थीटा जो T2 के बराबर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 न्यूटन, और T1 sin थीटा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 न्यूटन। भाई दोनों को डिवाइड कर दो, T1 sin थीटा बाई T1 cos थीटा, तो कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर है 5/6, और tan 5/6 की वैल्यू कितनी होती है, 40 डिग्री होती है। कॉमन फोर्सेज जो होती हैं वो यहाँ पर आपको पता होगा, अगर स्प्रिंग पर कोई फोर्स लगाई जाए, स्प्रिंग का अगर फोर्स बात की जाए तो वो जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, बराबर माइनस के एक्स के बराबर होती है। और एक्स यहाँ पर क्या है, जिस डिस्प्लेसमेंट के साथ स्प्रिंग को खींचा गया है, स्प्रिंग को खींचने पर उसके अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट आया वो यहाँ पर क्या है, एक्स है, और के यहाँ पर कांस्टेंट है। नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, जो रिस्टोरिंग फोर्स, एफ यहाँ पर क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, और नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो हमेशा क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के लिए, मतलब एक ऐसा स्ट्रिंग जिसे नहीं खींचा जा सकता, उसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब फ्रिक्शन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, फ्रिक्शन की बात। तो फ्रिक्शन भाई 3 तरीके का होता है, जैसे पहले नाम आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन ये नहीं होता है कि वो कोई भी गाड़ी रेस्ट पर रुकी है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन आप बोल सकते हो, कोई भी गाड़ी रेस्ट पर रुकी है उसे आप स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बोल सकते। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी गाड़ी पर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, आपने क्या लगाया, आपने फोर्स लगाया, और आप उस पर फोर्स बढ़ाते ही गए, बट स्टिल वो गाड़ी रेस्ट में है, स्टिल वो गाड़ी क्या है, रेस्ट में है। तो उस फ्रिक्शन को, उस समय जो अर्थ उसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रही है या जो उसका बेस ऑब्जेक्ट है, मान लो किसी गाड़ी पर आप फोर्स लगा रहे हो, आप उसका एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे हो बट वो चल नहीं रही है। ठीक है, तो जो उसका अर्थ के द्वारा जो उस पर फ्रिक्शन लगाया गया है, जो फोर्स लगाई गई है, वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, अब जैसे ही उसने चलना शुरू किया, क्या हुआ, चलना शुरू किया, तो वो किस में बदल जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू एस। म्यू एस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू एस इंटू में एन, एन यहाँ पर क्या है, नॉर्मल फोर्स, एन यहाँ पर क्या है, नॉर्मल फोर्स होती है, जो वेट के हमेशा क्या लगती है, अपोजिट डायरेक्शन लगती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। भाई देखो, अगर किसी भी चीज़ को मैं से हवा में लटका दूँ तो एक नीचे की फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स लगती है जिसे हम वेट कहते हैं, जो किसके बराबर होते हैं, mg। इस वेट के अपोजिट जो फ्रिक्शन के केस में फोर्स लगती है उसे यहाँ पर क्या कहा गया है, नॉर्मल फोर्स कहा गया है। तो एन आपको समझ में आ गया होगा किसके बराबर होता है, mg cos थीटा के बराबर होता है। अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो किसके बराबर होता है, mg cos थीटा के बराबर होता है, ये आप समझ जाएंगे। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स डेट अपोजिट, अगर वो काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू के ले लेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात की जाए, हाँ भाई अगर बॉडी ऑब्जेक्ट में आ गई उस समय उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर किसको कंसिडरेशन में ले लेंगे, म्यू के को। म्यू के है यहाँ पर क्या है कि काइनेटिक फ्रिक्शनल कांस्टेंट है। क्लियर, अब बात करते हैं आगे, यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स lying on its floor will remain stationary given the coefficient of static friction between the box and the train floor is। भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, 0.15। ठीक है, तो एम ए जो नॉर्मल फोर्स है, एम ए वो किसके बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, और जो किससे कम होगी या बराबर होगी, म्यू एस एन के बराबर होगी। एन मैंने अभी भी बताया एम जी के बराबर होगा।
तो ए किसके, ए स्मॉलर देन इक्वल टू म्यू जी एस होगा, तो ए मैक्सिमम कितना होना चाहिए, म्यू एस जी के बराबर होना चाहिए, 0.15 इंटू 10। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक आधा एग्जांपल और आप देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको करवा दूंगा। प्लीज़ मुझे जरूर कमेंट जरूर किया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, या फिर ये कमेंट किया करो क्लास में क्या कमी थी, आपको कुछ और कैसे अलग तरीके से आपको करना है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करें, मैं आपके कमेंट, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ गाइस देखो, आप जितना ज़्यादा आप बच्चे इस चीज़ को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलेगी और मुझे काम करने की हिम्मत मिलेगी। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी कोई बॉडी रोल कर रही है, जब भी कोई बॉडी रोल कर रही है उस समय जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। जब भी कोई बॉडी रोल करती है तो उस समय जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अब रोलिंग फ्रिक्शन का देखो, हर एक फ्रिक्शन का अपना एक रोल है। यहाँ पर कुछ रोल की बात करते हैं। ब्रेक्स इन मशीन, जो ब्रेक्स होते हैं मशीन के अंदर, वहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। अगर रोलिंग फ्रिक्शन की बात की जाए तो भाई हम क्या कर सकते हैं, विदाउट स्टैटिक फ्रिक्शन के तो हम चल भी नहीं सकते, विदाउट स्टैटिक फ्रिक्शन के तो हम चल भी नहीं सकते। रोलिंग फ्रिक्शन की बात की जाए तो टायर्स हो गए जो रोड पर चलने में मदद करते हैं। टायर गोल क्यों बनाए जाते हैं, देखो भाई, सबसे कम कौन सा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग के बाद सबसे कम कौन सा होता है, लिमिटिंग होता है। लिमिटिंग के बाद सबसे कम कौन सा, रोलिंग। रोलिंग के बाद कौन सा आ गया, स्लाइडिंग लगा लो या लिमिटिंग लगा लो, और फिर कौन सा आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। सबसे कम कौन सा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा, और बीच का कौन सा होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे पूछ लिया जाए टायर गोल क्यों होते हैं, उसके अंदर जो बेरिंग डाला जाता है वो क्यों डाला जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन को बनाए रखने के लिए। और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है इसलिए हमारे ऊपर फोर्स भी कम ही लगती है। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं। अगर किसी चीज़ को आप बार बार घुमा रहे हो, क्या कर रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो, तो आपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था उसकी जो स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी, v²/r के बराबर होगी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसके बराबर होगी, v²r के बराबर होगी। और हमने पढ़ा था फोर्स किसके बराबर होती है, सॉरी गाइस, देखो अगर किसी स्ट्रिंग को आप बार बार घुमा रहे हो तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था जो एक्सेलरेशन होती है, सर्कुलर एक्सेलरेशन होती है, वो किसके बराबर होती है, v²/r के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, फोर्स किसके बराबर थी, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इसे मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, mv²/r बन जाएगी। ठीक है, अगर किसी भी गाड़ी की मैक्सिमम वेलोसिटी की आपसे बात की जाए तो वो किसके बराबर होती है, μrg। ये सीधी से आप एक टर्म याद रखेंगे, μrg, और r यहाँ पर क्या है, r यहाँ पर आपका क्या बनेगा, mg cos थीटा। r यहाँ पर आपका क्या बनेगा, mg cos थीटा बनेगा, अगर किसी भी गाड़ी की आपको मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। सॉरी गाइस, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ऐसा चीज़ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आपको किसी भी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड निकालनी है तो इस फॉर्मूले को आप जरूर याद कर लेना बस। वी मैक्सिमम होता है आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा 1/1 माइनस म्यू एस टेन थीटा रेज़्ड टू पावर 1/2। ये सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो अभी आपका काम है चल जाएगा। ठीक है, आई थिंक गाइस यहाँ पर चैप्टर आई थिंक खत्म हो गया। अब समरी की बात करते हैं। एरिस्टोटल के अनुसार क्या था कि भाई किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखवाना विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के पॉसिबल ही नहीं है। गैलीलियो ने, मैंने आपको बताया, गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया की बात की थी। इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। ये बात किसने बताई थी, गैलीलियो ने, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी तो इसकी एक्सेलरेशन भी कितनी होगी, जीरो। मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी था। और ये मैंने आपको बता दिया फोर्स किसके बराबर था, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या थी, ए फोर्स फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। ए फोर्स फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, या फिर डायरेक्टली आप क्या कह सकते हो, इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम। थर्ड लॉ के अनुसार क्या कहा गया था, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। फ्रिक्शन के बारे में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा होता है, रोलिंग होता है। फिर कौन सा होता है, स्लाइडिंग होता है। और फिर कौन सा होता है, स्टैटिक होता है। ये आपको यहाँ पर मैंने बताया। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये कुछ भाई उनके डायमेंशन है, कुछ क्वांटिटी और उनके डायमेंशन, ये आप ज़रूर याद रखेंगे। तो गाइज़ प्लीज़ अगर क्लास कैसी लगी है ज़रूर मुझे बताना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और उन्हें भी बताइए कि क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ताकि वो इन क्लासों को देख सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। गाइज़ आप लोग ही क्या कर सकते हैं, आप लोग ही मेरे पास हैं जो कुछ हैं भाई। आप लोग मेहनत करेंगे, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, और आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता भी सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप अपने फ्रेंड्स को बताएंगे तो प्लीज़ ये मेरी हेल्प होगी, और जितने ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे खुशी होगी,
और उतनी ही खुशी के साथ मैं आपको कुछ और अलग करवा पाऊँगा, और मुझे ये भी रहेगा कि मुझे डेली क्लासेस लेनी है और कुछ मैं ज़्यादा अलग करवा पाऊँगा। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लिया करो। जैसे ही सिलेबस पूरा होगा मैं इन क्वेश्चनों का टेस्ट भी चालू करूँगा, और साथ के साथ आपको डेली क्या किया जाया करेगा, इनका सोल्यूशन भी करवाया जाएगा। इनके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आए जाएंगे, तो आप इस बात पर ध्यान रखेंगे। प्लीज़ इन क्वेश्चनों को आप डेली प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अगर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर किसी को जुड़ना है तो मेरे साथ फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। साथ के साथ मेरा टेलीग्राम चैनल हाल में जो है वो है VT Science@समीर, VT Science@समीर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप इसमें भी आकर मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। ठीक है गाइज, तो इसमें भी आप आकर मुझसे जुड़ सकते हैं। क्या है, VT Science@समीर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। Thank you guys and have a nice day.